प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है मूल्यह्रास आयोजन संचय। इसका जो वर्णन है वो ES लेखा मानक पहले 6 में था अभी, लेकिन वर्तमान में इस 6 को ES 10 में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया है। तो वर्तमान में कौन सा ES 10 है। ये गैर रोकड़ी व्यय है, ये नॉन कैश आइटम है। डिप्लेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संपत्ति के मूल्य में कमी। और मूल्यह्रास जो है वो किस अवधारणा के अनुसार लगाया जाता है। तो देखो, दो अवधारणा, एक तो आय व्यय मिलान अवधारणा जो सही लाभ हानि गणना करने के लिए काम में आती है। तो एक तो डेप्रिसिएशन याद करने का कारण है आय व्यय मिलान अवधारणा। दूसरी है निरंतरता की अवधारणा, क्योंकि निरंतरता की अवधारणा व्यापार को आपको लंबे समय तक चलाना है, तो इसलिए संपत्ति को खरीदना होगा और संपत्ति जैसे यूज करेंगे उसके मूल्य में कितनी कमी हुई है, इसके लिए डेप की गणना की जाती है। ह्रास योग्य संपत्तियां, डेप्रिसिएशन किस संपत्तियों पर लगाया जाता है। तो उसके लिए नियम है कि कोई भी संपत्ति 1 वर्ष से अधिक अगर आप काम में लेंगे तो उस पर डेप लगेगा। सीमित उसका जीवन काल होना चाहिए और व्यापार के उत्पादन में उसका यूज होना चाहिए, उसी संपत्ति पर हम डेप लगा सकते हैं। अब ह्रास के 3 तत्व माने गए। एक तो लागत है, उपयोगी जीवन काल है, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जिसे अवशिष्ट मूल्य कहते हैं। अब आगे जो बात है मूल्यह्रास के कारण। अब मूल्यह्रास के जो कारण है, एक तो है निरंतर उपयोग, अगर लगातार यूज करेंगे तो डेप लगेगा। समय व्यतीत होने से, अप्रचलन मतलब तकनीकी परिवर्तन, उत्पादन पद्धति में सुधार, कानूनी या बाजार में उत्पाद परिवर्तन, ये अप्रचलन के कारण हो सकते हैं। रिक्तता के कारण, ये रिक्तीकरण हो जाए। दुर्घटना के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी हो सकती है। कानूनी अधिकार समाप्ति के कारण या असामान्य तत्व जैसे आग, दुर्घटना, भूचाल, बाढ़ के कारण भी संपत्ति के मूल्य में कमी हो सकती है। तो ह्रास का मतलब होता है संपत्ति के मूल्य में कमी होने के ये कारण है। इन कारण से संपत्ति के मूल्य में क्या होती है, कमी। संपत्ति जिन पर ह्रास नहीं लगाया जाता, यानी संपत्ति जिन पर ह्रास नहीं लगाया जाता वह धातु, पत्थर, सवर्जित ख्याति, भूमि, चालू संपत्ति, कृत्रिम संपत्ति, विनियोग, पुरातत्व, महल की वस्तु। ह्रास लगाने की आवश्यकता क्यों लगाया जाता है। तो 1 नंबर शुद्ध लाभ हानि की गणना, सही आर्थिक स्थिति प्रकट करना, संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए कोषों की व्यवस्था, सही उत्पादन लागत निर्धारण, आयकर वैधानिक व्यवस्था। मूल्यह्रास की राशि को निम्नलिखित तत्व प्रभावित करते हैं। संपत्ति की कुल लागत, संपत्ति का अनुमानित जीवन काल, अवशिष्ट मूल्य, पूंजीगत व्यय, अप्रचलन की संभावना। और ये है सब विधियाँ। मूल्यह्रास लगाने की 9 विधियाँ हैं, जैसे स्थायी किस्त विधि, क्रमागत ह्रास विधि, वार्षिक वृद्धि विधि, बीमा पॉलिसी विधि, ह्रास कोष विधि, रिक्तीकरण विधि, पूर्ण मूल्यांकन विधि, उत्पादन सेवा घंटादर विधि, वर्षों के अंकों की योग विधि। ये 9 विधियाँ हैं। अब उसमें केवल 2 विधियों को समझाया यहाँ पर। स्थायी किस्त, सरल सामान्य किस्त पद्धति, यानी ह्रास लगाने का ये सूत्र है मूल लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य बट्टा जीवन काल। और ह्रास की दर कैसे ज्ञात करनी है, वार्षिक ह्रास बट्टा मूल लागत इंटू 100। अब इसके गुण का मतलब फायदा, सरल है एक तो ज्ञात करने में, पुस्तक मूल्य 0 हो जाता है। ह्रास P&L में प्रतिवर्ष समान रूप से प्रभाव होता है, क्योंकि ह्रास भी हर वर्ष क्या होता है, समान होता है। छोटे व्यापार के लिए उपयुक्त है ये। दोष, ह्रास मरम्मत शुरू में तो क्या होते हैं, कम, लेकिन बाद के वर्षों में ये बढ़ जाते हैं। अलग अलग मशीनों की गणना में क्या होता है, कठिन कार्य होता है। एक ये तो सही है। उपयोगी, जिन पर मरम्मत और रख रखाव के व्यय कम होते हैं, साथ ही जिनके अप्रचलन होने की संभावना भी कम होती है, उनके लिए ये उपयोगी ज़्यादा है। जैसे फर्नीचर है, प्रकाशन अधिकार है, एकस्व व्यापार चिन्ह, पेटेंट, इनके लिए ज़्यादातर उपयोगी है। क्रमागत, दूसरी घटती शेष, अपलिखित और ह्रासमान। दर ज्ञात करने का सूत्र 1 - n रूट अपशिष्ट मूल्य बट्टा संपत्ति की लागत इंटू 100। ह्रास की गणना पहले वर्ष तो मूल लागत पर होती है और बाद के वर्षों में अपलिखित मूल्य, अपलिखित मतलब मूल लागत में से ह्रास घटाने के बाद का मूल्य। शुरू के वर्षों में ह्रास अधिक होता है, मरम्मत कम, और बाद के वर्षों में ह्रास कम होता है लेकिन मरम्मत अधिक होने पर P&L पर समान प्रभाव पड़ता है। संपत्ति का मूल्य 0 नहीं होता है कभी भी। आयकर के लिए यह मान्यता प्राप्त है।